अगर आप रिपब्लिक चैनल हैं और अर्नब गोस्वामी हैं या दूसरे गोदी मीडिया के एंकर या मालिक हैं, चैनल हैं, तो अनुभव और तमाम साक्ष्यों से बताया जा सकता है कि उन पर किसी नियम की कोई बंदिश नहीं है। नैतिक बंदिश तो है ही नहीं। नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा। डिजिटल जगत में मीडिया की आजादी पहले से कम हो जाएगी। पहले देखेंगे कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाते समय न्यूज चैनलों की नियामक संस्था एनबीए और प्रिंट मीडिया की नियामक संस्था भारतीय प्रेस परिषद का हवाला दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दंतहीन संस्थाओं का हवाला देकर सरकार ने डिजिटल जगत के लिए दैत्याकार नियंत्रण बना दिया हो। इन संस्थाओं के लिए दंतहीन शब्द का इस्तेमाल अदालतों में ही हुआ है। थोड़े बहुत उदाहरणों के साथ हम यह भी देखेंगे कि अफवाहों को लेकर चिंतित सरकार तब कदम उठाती है क्या जब गोदी मीडिया के संस्थान आईटी सेल अफवाह और फेक न्यूज फैलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार या बीजेपी के फायदे के लिए फेक न्यूज ठीक है, वही फेक न्यूज खराब है जो उनके खिलाफ देंगे। खबरों की कतरनें बता रही हैं कि भारत सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता बनाई है, नए नियम तय किए हैं और सजा का प्रावधान भी है। सरकार कहती है कि उसने ये पहल इसलिए की कि लोगों ने पत्र लिखे, संसद के सदनों में 50 से भी अधिक प्रश्न पूछे गए। सरकार ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियामक संस्थाएं हैं, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है। उसी तरह इंटरनेट पर मौजूद ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी नियमों का पालन करना होगा। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं, जिनके यहाँ के कार्यक्रमों की विविधता और व्यापकता इसलिए भी है कि वहां किसी तरह का सेंसर नहीं है। नए नियमों के अनुसार अब कंटेंट का कई तरह से वर्गीकरण किया गया है। विवादों के निपटारे के लिए 3 चरणों की व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। तो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। यह नियम केवल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होते, बल्कि न्यूज वेबसाइट पर भी लागू होंगे। इन्हें बताना होगा कि कोई सामग्री कहां से प्रकाशित हुई, किसने प्रकाशित की। इन सभी को शिकायतों के निपटारे के लिए एक नियामक संस्था बनानी होगी, जिसके प्रमुख रिटायर्ड जज होंगे। आप जानते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता ना तो इन नियामकों से तय होती है और ना केवल इनके कारण मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इन नियामकों के रहते ही भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग दुनिया भर में गिरती जा रही है। देयर हैज टू बी अ प्लेस फॉर मेकिंग ग्रीवेंस। उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री की बात ठीक है कि न्यूज चैनलों की बेशक एक नियामक संस्था है, लेकिन एक ही देश में कुछ चैनल इस नियामक संस्था के सदस्य हैं और बहुत से चैनल नहीं हैं। किसी चैनल के लिए नियामक संस्था का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप रिपब्लिक चैनल हैं और अर्नब गोस्वामी हैं या दूसरे गोदी मीडिया के एंकर या मालिक हैं, चैनल हैं, तो अनुभव और तमाम साक्ष्यों से बताया जा सकता है कि उन पर किसी नियम की कोई बंदिश नहीं है। नैतिक बंदिश तो है ही नहीं। कई मामलों में एनबीएसए ने सजा सुनाई तो चैनल ने सदस्यता ही छोड़ दी। मौजूदा नियामक संस्था का नाम न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। एनबीएसए के 26 ब्रॉडकास्टर्स और उनके 77 चैनल सदस्य हैं, जबकि चैनलों की संख्या इससे कई सौ गुना ज्यादा है। जुलाई 2019 में 50 चैनलों ने मिलकर एक संस्था बनाई, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन। दिसंबर 2019 में 78 चैनलों की संस्था ने अर्नब गोस्वामी को अपना अध्यक्ष भी चुन लिया। न्यूज चैनलों की नियामक संस्था के अनुभव एक समान नहीं है। कुछ मामलों में इस संस्था ने कॉमन ग्राउंड रूल तय करने में अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन उनमें भी ऐसे मामले ज्यादा होंगे जब सरकार या अदालत के निर्देशों को लागू कराने की बात हो। सुदर्शन न्यूज ने यूपीएससी जिहाद को लेकर कार्यक्रम बनाया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनबीए से कहा था कि आप टीवी भी देखते हैं, ऐसे न्यूज आइटम पर नियंत्रण क्यों नहीं किया।
पिछले 7 साल में न्यूज चैनलों पर फेक न्यूज के फैलाने के कई आरोप लगे। बाकायदा लोगों ने सबूत दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन मामलों में नियामक संस्थाओं ने क्या किया, या चैनलों ने खुद से क्या किया, या सरकार ने क्या किया, यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं। तब कोर्ट ने कहा था कि बताइए कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। जवाब जानते हैं। महीनों हफ्तों चैनलों पर एक तरफा सांप्रदायिक कार्यक्रम चले, लेकिन उन पर रोक नहीं लगी। ऑल्ट न्यूज ने सैकड़ों फेक न्यूज पकड़े हैं। अब तो सूचना मंत्रालय की इकाई पीआईबी भी फेक न्यूज का लेवल देने लगा है। क्या जब ऑल्ट न्यूज फेक न्यूज पकड़ता है तो उस फेक न्यूज को पीआईबी संज्ञान में लेता है? इस सवाल का जवाब आप खुद भी खोजिए। ऑल्ट न्यूज ने दिखाया कि कैसे असम चुनाव से संबंधित एक फेक वीडियो में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एआईयूडीएफ के नेता और सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कहते दिखाया गया कि इसी भारत पर मुगलों ने 800 साल राज किया है, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। जैसे आप इस खबर पर पीआईबी के फेक न्यूज का लेवल नहीं देख सकेंगे, जिसे ऑल्ट न्यूज ने उजागर किया। इस वीडियो को वायरल कराया गया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शेयर किया। अजमल को जिहादी लिखा। यही नहीं, दूरदर्शन के पत्रकार एंकर ने भी इसे शेयर किया। एबीपी और इंडिया टीवी की न्यूज एंकर ने भी शेयर किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी एक हैंडल को फॉलो करते हैं, सोल फैक्ट्स, उसने भी शेयर किया। ऑल्ट न्यूज की अनुराधा ने अपने शोध में पाया कि अजमल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पूरा वीडियो देखने पर अजमल कुछ और कह रहे हैं कि मुगल बादशाहों ने 800 साल राज किया, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दें। पूरी रिपोर्ट ऑल्ट न्यूज की साइट पर पढ़ सकते हैं। इसी साल 18 जनवरी को जब फर्जी टीआरपी का मामला आया, तब एनबीए ने अर्नब के चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उस मांग का क्या हुआ? एनबीए खुद अर्नब गोस्वामी के चैनल को लेकर फाइन नहीं कर सकती है। यह बात प्रकाश जावड़ेकर ने नहीं बताई, या उन्हें बताने का मौका नहीं मिला होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एनबीए ने यह भी कहा कि रेटिंग एजेंसी बार को पहले भी शिकायत की गई, मगर उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे साफ होता है कि रेटिंग एजेंसी भी एनबीए की बात नहीं मानती है। तो आपने देखा कि डिजिटल मीडिया के लिए सख्त नियम लाकर सरकार जिस नियामक संस्था का हवाला दे रही है, उसके पास कोई खास शक्ति नहीं है। क्या यही आजादी डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास होगी, नेटफ्लिक्स के पास होगी, अमेजॉन के पास होगी? यह बात सुशांत सिंह राजपूत के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कही है। अब आते हैं भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर। अगस्त 2019 में इस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा जम्मू कश्मीर में मीडिया पर अंकुश लगाए जाने का समर्थन किया था। अनुराधा भसीन के मामले में आप इंटरनेट से खबरें निकालकर देख सकते हैं। 2018 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के उल्लंघन करने पर किसी मीडिया संस्थान या व्यक्ति को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो आपने देखा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन दंतहीन संस्थान